नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल बड़ी खबर के साथ। आगे सोने मोदी यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया। बताएंगे कौन सी पार्टी किस सीट पर मैदान में उतरने वाली है दोस्तों, और इंडिया गठबंधन की कौन सी पार्टी का एनडीए गठबंधन की कौन सी पार्टी के साथ है मुकाबला। बताएंगे एक एक करके सारे सीट के बारे में डिटेल। साथ साथ दोस्तों, देश के सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते हुए अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी की पोल खोली है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में राजपूत समाज के लोगों को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिससे और ज्यादा आक्रोश बीजेपी के खिलाफ बढ़ सकता है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ साथ एक और समाज के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान पर हुआ है जोरदार बवाल। बताएंगे बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है दोस्तों। बताएंगे कहां से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में वरुण गांधी के इलाके में प्रधानमंत्री मोदी रैली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी वरुण गांधी नजर नहीं आए। इसके बाद अलग अलग तरीके की थ्योरियां चलनी शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर फिर से राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला उठाया है दोस्तों, जिसे धर्म के नाम पर वोट मांगने से जोड़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की जा रही है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वीडियो बनाने का हमारा मोटिवेशन लगातार बने रहे। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरकार महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। मंगलवार को सीटों के बंटवारे का ऐलान करते हुए उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के नेता और शरद पवार ने जानकारी दी है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सांगली की सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने यह सीट उद्धव ठाकरे गुट को दे दी है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे अपना प्रत्याशी जरूर उतारेंगे, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। पूर्णिया जैसा हाल इस सीट पर हो सकता है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और जो बड़ी अपडेट दी गई है उसके अनुसार महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में जो डायरेक्ट मुकाबला होने जा रहा है 15 सीटों पर, इस तरीके के सिचुएशन बन रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो मुकाबला है, यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में 2 सीटों पर मुकाबला है। शिवसेना यूबीटी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला लगभग 6 सीटों पर है। शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच में मुकाबला 11 सीटों पर है, जहां पर शिवसेना यूबीटी को काफी ज्यादा एडवांटेज है। अजीत पवार के एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच में लगभग 3 सीटों पर मुकाबला है। आरएसपी पार्टी और शिवसेना यूबीटी के बीच में 1 सीट पर मुकाबला है। बाकी एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगभग 8 सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। एनसीपी और शरद चंद्र पवार पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच में लगभग 2 सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का होने जा रहा है। 15 सीटों पर होगा डायरेक्ट मुकाबला। साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से बीजेपी के नेता वीके सिंह का टिकट कट गया था। इसके बाद बीजेपी उनको उत्तराखंड में प्रचार के लिए भेज रही है। जो जानकारी सामने आई है इसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि वीके सिंह का जोरदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते लिखा कि बीजेपी का सैनिकों के प्रति कितना प्रेम है। ये वीडियो इसका एक नमूना है। मोदी सरकार के मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड गए थे। यहाँ पूर्व सैनिक पेंशन और अग्निवीर योजना से जुड़ी बात करने के लिए वीके सिंह के पास पहुंचे, लेकिन बीजेपी के नेता ने बात नहीं करने दी। हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने इसका विरोध किया तो बीजेपी के नेता उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, धक्का मारकर भगाने लगे। ये है बीजेपी के चाल चरित्र, चेहरा कपटी राष्ट्रवादी और झूठा सैन्य प्रेम। अग्निवीर योजना को लेकर लोग सवाल भी नहीं उठा सकते। क्या ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से उनके समर्थकों की ओर से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। सवाल पूछने पर इस तरीके की हरकतें की जा रही है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। साथ आपको बता दें कि देश के कई सारे इलाकों के अंदर राजपूत समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रूपाला की टिप्पणी को लेकर गुजरात में प्रोटेस्ट जारी है। ऐसे में करणी सेना के नेता राज शेखावत के साथ दुर्व्यवहार किया गया है दोस्तों। उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस दौरान उनके पगड़ी पर हाथ डाला गया और पगड़ी खींच लिया गया दोस्तों, यानी एक तरीके से उनका अपमान किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के भी मान की पगड़ी पर हाथ डालना घोर निंदनीय है। ये दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। आज लोगों को बड़ों की कही इस बात का मर्म समझ आ रहा है कि गलत लोगों का साथ देने पर एक ना एक दिन खुद के साथ भी गलत ही होता है। भाजपा हटाओ मान बचाओ, यानी इस तरीके से दोस्तों पगड़ी उछाले जाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके बाद श्याम मीरा सिंह बोले, कहा जब एक सिख की पगड़ी उछाली गई। अखिलेश यादव बोले जब राकेश टिकैत जी का अपमान हुआ तब अखिलेश यादव बोले, जब राजपूत नेता का अपमान हुआ तब भी अखिलेश यादव जी बोले। एक भी बीजेपी के नेता ने इसकी निंदा नहीं की है। दरअसल दोस्तों, राजपूत समाज जो अपने प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं, अपने मान सम्मान को ही अपना गर्व मानते हैं, उनके संगठन के नेता और राजपूत समाज के व्यक्ति के साथ इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने ये हरकत की है उनको माफी मांगनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एके एंटनी के बेटे को मैदान में उतार रखा है। अनिल एंटनी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, आगे भी रहूंगा, कांग्रेस पार्टी ही मेरे लिए धर्म है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा इस बार चुनाव हार रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी सीट पर मैदान में उतरकर चुनाव जीत
रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अपने बेटे के हार को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका बेटा चुनाव हार रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। इसी के साथ में भाजपा ने बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है। इस पर संतोष गंगवार के समर्थकों ने नाखुशी जाहिर की है। अब टिकट की कलह खुलकर सामने आ गई है। सोमवार को संतोष गंगवार के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने भारत सेवा ट्रस्ट पर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी की गाड़ी रोक ली। समर्थकों ने मेयर उमेश गौतम पर संतोष गंगवार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। हालांकि भाजपा नेताओं के दखल के बाद किसी तरह कार्यकर्ता शांत हुए। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी अपनी गाड़ी से पीलीभीत के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद हंगामा चलता रहा। सांसद समर्थक भारत सेवा ट्रस्ट पर देर रात तक विरोध करते रहे। वहीं बरेली में देर रात हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर अखिलेश यादव ने भी भाजपा को घेरा है। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके एफिडेविट में जो बातें कही गई है वो सवालों के घेरे में है। दोस्तों उन्होंने जो दावे किए हैं वो लोगों को पच नहीं रहे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई है और जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सीबीडीटी से जांच कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आदेश जारी कर दिया है। यानी टैक्स विभाग को यह जानकारी दे दी गई है कि वो इस पूरे एफिडेविट की जानकारी इकट्ठा करे। अगर कुछ गलत साबित होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी शशि थरूर के खिलाफ एक बड़ा मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हो सकता है कोई बड़ा खेला हो जाए और उनके नामांकन को भी रद्द किया जा सकता है अगर एफिडेविट में दी गई जानकारी गलत साबित होती है। तो साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वरुण गांधी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। बीजेपी के लिए इससे बड़ी कोई रैली नहीं होती, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट सामने आने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से कहा था कि उनका रिश्ता लगातार जारी रहेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नहीं आए तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वो कोई और कदम उठाने वाले हैं। क्या दूसरे फेज के इलेक्शन से पहले रायबरेली से उनको टिकट मिल जाएगा या अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम का अपमान किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाकर राम मंदिर और भगवान राम का अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पीलीभीत में कही गई इस बात पर कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी बोले, कहा प्रिय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी, आप तो कह रहे थे कि इस चुनाव में धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता। क्या प्रधानमंत्री जी इस दायरे के अंदर नहीं आते? इसलिए बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसे आपस में भेदभाव बढ़ाने के टिप्पणी के तौर पर देखा जा सकता है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जांच की मांग की है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड को कर्जा माफी और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़ते हुए एसकेएम ने सोमवार को 8 अप्रैल को एक बयान जारी करते हुए तीनों कृषि कानून, चारों श्रम कोड और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण जैसे केंद्र सरकार के फैसले कॉर्पोरेट चंदादाताओं को खुश करने के लिए गए थे। एसकेएम ने किसानों से चुनावी बॉन्ड घोटाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए अभियान चलाने की अपील की है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट सदस्यों और बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है। संगठन ने कहा कि साल 2014 से 22 के दौरान 1,04,74 किसानों और 3,12,214 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने आत्महत्या की है। लेकिन बीजेपी के 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के बावजूद मोदी सरकार ने किसानों और कृषि श्रमिकों परिवारों को 1 रुपए की कर्ज माफी नहीं की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और आम लोगों से अपील की है कि इस गंभीर कृषि संकट और प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड के लिए बीजेपी को करारा जवाब दे। साथ साथ दोस्तों चंदन शर्मा नाम का एक भाजपा समर्थक कहने लगा कि कांग्रेस पार्टी को एक मौका देता हूं, तुम जमीनी लेवल पर कभी भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाओगे, भाजपा को हरा नहीं पाओगे, लेकिन यदि यहां हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है जीत की। लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीतेगा ये सवाल पूछे गए, पोल कराया गया। इसके बाद लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से सोशल मीडिया पर वोट डालना शुरू कर दिया। बीजेपी के समर्थन में 35% लोगों ने वोट डाला। कांग्रेस पार्टी को 62% लोगों का समर्थन मिल गया। 25,000 के आसपास वोट डाले गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा दिखाई दिया। यानी इंडिया अलायंस की मजबूती का टेस्ट कर रहे थे चंदन शर्मा नाम के बीजेपी समर्थक। अगर उनको सही जवाब भी मिल गया होगा, उनको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा माहौल इंडिया अलायंस का बना हुआ है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर धरातल की स्थिति हो। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर डिबेट करने की जगह, मुद्दे उठाने की जगह एक ऐसा बयान दिया गया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ गलती लग रही थी तो उनको बहस करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए महिलाओं को नहीं दे पाएगी, इस पर बहस करिए, कहां से पैसा आएगा। उनको कहना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी ने जो एमएसपी की बातें की है वो संभव नहीं है, बजट कहां से आएगा, युवाओं को पैसा देने की बात चल रही है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। एक तरीके से पॉलिसी डिबेट होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हिट एंड रन पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट करना चाहिए था, लेकिन वो केवल ये टिप्पणी करके भाग गए कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के विचारधारा को दिखाता है, उनके आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद रवीश कुमार ने तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मोदी मैनिफेस्टो और मुस्लिम लीग, इस पर उनका पूरा एक वीडियो देखा जा सकता है। इसमें
कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़कर मोदी ने जनता को सिर्फ गुमराह किया है। कहां है बीजेपी का घोषणा पत्र? यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में कोई दिक्कत है तो प्रधानमंत्री इस पर मानो कि कोई बयान नहीं देना चाहते, वो बताना नहीं चाहते कि कहां गलती है, वो हिट एंड रन करना चाहते हैं। तो उनको कम से कम अपना मैनिफेस्टो लेकर आना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि भाजपा की विचारधारा क्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री एक और हिट और रन वाली नीति पर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े घोटाले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी मोहम्मद सद्दाम को ईडी ने प्रोडक्शन रिमांड पर ले लिया है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने 4 दिनों की रिमांड को मंजूरी दे दी है। सद्दाम जमीन के फर्जीवाड़ा के 2 अलग अलग मामलों में पहले ही जेल में बंद है। कुल मिलाकर दोस्तों, हेमंत सोरेन को लेकर जो जानकारी दी जा रही है वो ये कि ईडी ने फ्रिज और तमाम सामान को जुड़वाकर इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर कई सारे और भी मुद्दे हैं जिस पर ईडी के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, सासा पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने एक फ्रेश एफिडेविट डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बिना शर्त माफी मांगी है और कहा है कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। इस पर निशाना साधते हुए दयाशंकर मिश्रा बोले, कहा रामदेव की माफी जनता को कौन बताएगा? छोटे छोटे गांवों तक ये खबर कभी नहीं पहुंचेगी। उन गलियों में जहां रोटी नहीं है वहां रामदेव पतंजलि की दवा मिलती है। उल्टे काम करिए, गोदी मीडिया को विज्ञापन दीजिए, धंधा करिए। खबर अंग्रेजी में है, हिंदी में मिलेगा नहीं, माफी किसी को पता चलेगा नहीं। यानी दोस्तों, बाबा रामदेव और उनकी कंपनी की ओर से जो दावा किया गया था कोरोना का इलाज करने के लिए और इसके बाद डॉक्टरों के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई थी, जो प्रचार किया गया था, वो तो दूर दूर तक लोगों तक पहुंच गया है। टेलीविजन और अखबारों का इस्तेमाल करके मैसेज दूर तक पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के माफीनामे को कौन लोगों तक पहुंचाएगा ताकि सबको पता चले कि वो जो दावा किया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी है? एक अच्छा सवाल खड़ा किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मिस्टर सिन्हा सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगेंडा फैलाते हुए फिर से पकड़ा गया है। उन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाते हुए कांग्रेस पार्टी के रोड शो को लेकर दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के रोड शो की ये तस्वीर है। राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो झंडे लगे हुए हैं उससे आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में सारी ऐसी बातें क्यों लिखी गई है जिससे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब जांच की गई तो ट्विटर की ओर से ही बता दिया गया है कि इस अकाउंट के द्वारा फिर से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, यानी झूठी कोशिश की जा रही है। ये 2019 की तस्वीरें है और वो भी पूरी तरीके से गलत दावे के साथ में है। ये जो झंडे दिख रहे हैं ये IUML के झंडे हैं। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ हरियाणा में बीजेपी को झटका, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह बोले, कहा हुड्डा मेरी बुआ का छोरा, बीजेपी का बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी को ये एक बड़ा समर्थन मिला है। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण के अंदर वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। धुआंधार प्रचार चल रहा है। भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। राम स्वरूप कोहली चुनाव प्रचार कर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। गांव गांव में चुनावी रैली को बीजेपी प्रत्याशी संबोधित कर रहे हैं। शहर की कॉलोनियों में नुक्कड़ सभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, बीती रात 8 बजे मथुरा गेट थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली नुक्कड़ सभा करने पहुंचे थे। संजय नगर कॉलोनी में रहने वाले दलवीर ने बीजेपी प्रत्याशी से विकास को लेकर सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि हम 2 बार से लगातार बीजेपी को वोट देते हैं मगर क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। मतदाता का सवाल सुनकर बीजेपी के नेता को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने धावा बोल दिया। पिटाई के बाद पीड़ित व्यक्ति दलवीर ने बताया कि बीजेपी के प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली नुक्कड़ सभा कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों, सवाल पूछे जाने पर की गई मारपीट को लेकर भाजपा के नेता की जमकर आलोचना की जा रही है। पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के शॉर्ट टेम्पर्ड यानी थोड़े से में गुस्से में आ जाने वाले और मारपीट हिंसा करने वाले व्यक्ति का चुनाव जीतना पूरे समाज का अपमान ही माना जाएगा और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में जीत नहीं मिलनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। उनके साथ में भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक रही है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ साथ महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे से कांग्रेस पार्टी के नेता नाखुश नजर आए हैं। पिछले कुछ समय पहले बंद दरवाजे के पीछे चर्चा चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं ने आखिरकार सीटों का ऐलान कर दिया। और ऐसे में एक बड़ी जानकारी यह है कि महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सार्वजनिक रूप से महाविकास अघाड़ी के सीट आवंटन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संतोषजनक सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जताई है। साथ साथ दोस्तों, बसपा के बैतूल में उम्मीदवार बनाए गए अशोक भलावी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अब यहाँ पर चुनाव टाले जाएंगे और हो सकता है चुनाव किसी और तारीख पर कराया जाए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार का निधन हुआ है। इसके साथ में भारत की सियासत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। ये गहरी साजिश के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए ताकि उनको फंसाया जा सके। राजनीति षड्यंत्र के तहत सीएम केजरीवाल को फंसाया गया है। गवाहों को डरा धमकाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। जो बयान मुख्यमंत्री केजरीवाल के पक्ष में थे उनको ईडी ने कोर्ट के सामने ही नहीं दिया।
न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। साथ साथ दोस्तों मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल को, उनका सोशल मीडिया पर एक और वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। उनसे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि आप कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बाद वो कहते हैं कि अभी मैंने मुद्दों के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया है, मैं पहले चुनाव जीतना चाहता हूं, उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। यानी दोस्तों चुनाव जीतने के बाद मुद्दे ढूंढेंगे कि कौन कौन से हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है मेरठ से अरुण गोविल। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत मौजूद है। जस्टिस कर्णकांत शर्मा ने फैसला देते हुए कहा कि हमारे सामने रखी गई फाइल और सबूतों से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश 2 लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डील रोक के साथ साथ गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान भी है। इसके साथ में दोस्तों क्यों आम आदमी पार्टी को लग रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का डर, एलजी के पत्र को लेकर बढ़ गई है टेंशन। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक लेटर दिल्ली सरकार की शिकायत के लिए राज्यपाल ने लिखा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली को सरकार को बर्खास्त किया जाए या मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव का क्या इंतजार किया जाएगा, उससे पहले ये कदम उठाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कथित अनियमितता के लिए पार्टी के त्रिशूर जिला समिति को मिले आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्र में येचुरी ने कहा कि पार्टी ईमानदारी को लेकर प्रतिबद्ध है और पहले ही चंदे के सभी विवरण पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि इस तरह के नोटिस ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नोटिस से केरल में सत्ताधारी माकपा के नेतृत्व वाले मोर्चा के खिलाफ मोदी सरकार की पूर्व निर्धारित राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की बू आती है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया का मानना है कि कर्नाटका में या पूरे देश में कहीं भी दूर दूर तक मोदी लहर नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी के साथ जनता खड़ी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन मोदी के नाम पर भी बीजेपी के प्रत्याशियों को कोई वोट नहीं मिल रहा, क्योंकि मोदी लहर इस बार कर्नाटका या पूरे देश में कहीं है ही नहीं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार के कारण एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा बीजेपी के खिलाफ है। साथ साथ दोस्तों अजय चौटाला ने आईएनएलडी के साथ में जाने की इच्छा जाहिर की है। इनेलो पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला अब कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस से अपनी पुरानी पार्टी के साथ आ जाए, चौटाला परिवार के साथ आ जाए। लेकिन आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने 2 टूक मना कर दिया है। 2019 में हरियाणा के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए तब जननायक जनता पार्टी एक अलग पार्टी बनी और उन्होंने चुनाव लड़ा और आईएनएलडी के सारे वोटों को अपने खाते में ले आए। इसके बाद लगभग 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के जीत कर विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद विधानसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया और अब जब बीजेपी से अलग हो गए तो उनको समझ में आ गया है कि उनके सारे वोट उनसे अलग हो गए। शायद यही बड़ा कारण है कि अजय चौटाला कह रहे हैं कि वो आईएनएलडी के साथ में जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके भाई ने स्पष्ट तौर पर मनाही कर दी है। अभय चौटाला ने कह दिया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। क्या अब उनको उनकी पार्टी के लिए थ्रेट महसूस हो रहा है? क्या उनको समझ में आ गया है कि अब लोग उनसे उब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ सरकार चलाई है। साथ साथ मराठी में साइन बोर्ड नहीं लगाना अब महंगा पड़ेगा। बीएमसी की ओर से नया नियम लेकर आया गया है। कर्नाटक में इसी तरीके का नियम है। इसके साथ में दोस्तों समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित न करे। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू से उन्होंने मुलाकात के बाद कई बातें कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से पहले मतदाताओं की सूची प्रकाशित हो, मतदाताओं को मताधिकार से वंचित न किया जाए। पूर्व के निर्वाचकों में ऐसा सामने आया है। बीएलओ पर्ची के बाद वोटिंग से मतदाता वंचित रहे, इससे मतदेय स्थल पर तनाव पैदा होता है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने अनाउंस किया है कि वो एनडीए गठबंधन का बिना शर्त समर्थन करेंगे। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों इसके बाद महाराष्ट्र में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएनएस अगर चुनाव लड़ती बीजेपी के साथ अलायंस में होकर तो कुछ फायदा मिलता, पार्टी के कार्यकर्ता मोबिलाइज हो जाते, लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आने वाला है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव से पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला को तगड़ा झटका लगा है। हेमा मालिनी के खिलाफ बयान दिए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस थमाया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरीके से महिलाओं का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। महिला प्रत्याशियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को गलत बताया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों काशी वाराणसी की सीट से क्या बीजेपी चुनाव लड़ने से डर गई है? कांग्रेस पार्टी छोड़ने की चर्चाओं के बीच में अजय राय की ओर से पलटवार किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समूचे भारत के अंदर सियासी हलचलें तेज है। इसी बीच एक जानकारी यह है कि मीडिया में दावा किया गया था कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इस मामले को लेकर अजय राय ने खुद से सफाई देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं है और ये एक तरीके से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के दावे को उन्होंने पूरी तरीके से फेक बताते हुए रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमे का नोटिस भी भेजा है। दोस्तों देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से केंद्रीय बलों की तैनाती हो रही है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, टीएमसी इसका विरोध कर रही है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि संख्या और ज्यादा बढ़नी चाहिए। भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र सौंपूंगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी बंगाल के
अंदर 3 महीने कम से कम पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, आर्मी की तैनाती होनी चाहिए, ताकि केंद्रीय बल की तैनाती के कारण कोई राजनीतिक हिंसा ना हो। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी हिंसा की जानकारी दी गई थी। साथ साथ तेलंगाना में बीआरएस की बैठक में शामिल हुए 106 सरकारी कर्मचारी, इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और मेडक लोकसभा सीट से उम्मीदवार रघुनंदन राय ने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राजस्व मंडल अधिकारी को फोन करके शिकायत की थी कि डीआरडीए के कर्मचारी बीआरएस पार्टी की मीटिंग में बैठे हुए हैं। इसके बाद कार्रवाई की गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।